अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान मलिक। आज इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। जैसा कि पोटेंशियल एनर्जी से का पता है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन के लिहाज से एसोसिएटेड होती है, यानी बॉडी किस तरह पोजीशनड है उसके लिहाज से उसकी एनर्जी क्या है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं, एक स्लाइड की तरफ जाते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी एग्जांपल के लिए हमारे पास है कि एक स्प्रिंग अटैच्ड है विद द मास m, जो कि एक पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे मौजूद है। इस पोजीशन पे स्प्रिंग ना तो कंप्रेस्ड है ना ही स्ट्रेच्ड है। तो अगर हम फिगर बी के अंदर देखें तो अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें दो पोजीशन पे, एक x1 पोजीशन है और एक x2 पोजीशन है, तो उसकी दो पोजीशंस को डिफाइन किया गया। जैसा कि स्प्रिंग के साथ जो फोर्स अटैच होती है वो हुक्स लॉ से डिफाइन है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या हम F इज इक्वल टू के एक्स भी कह सकते हैं, जो कि हमें ज़रूरत होगी कि अगर हम मास को वो फोर्स लगाएं कि स्ट्रेच करने के लिए स्प्रिंग को, तो वो F इज इक्वल टू के एक्स होगी। माइनस के एक्स हम इस वजह से कहते हैं F इज इक्वल टू जो क्योंकि जो इलास्टिक सिटी ऑफ द स्प्रिंग है वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींच रही होती है, यानी मास को जो होगा, जैसे कि डिफाइन है F स्प्रिंग इज इक्वल टू इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू पॉजिटिव है। तो जो x हमारे पास ये क्वांटिटी है, जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो x नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो अगर हम वर्क डन देखें, एज अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस इट डज नेगेटिव वर्क ऑन द ब्लॉक, यानी जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग है वो नेगेटिव है, जब हम जो स्प्रिंग है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो हमारे पास जो वर्क डन की डेफिनीशन है वो W इज इक्वल टू F डॉट डी एल इंटीग्रेशन से डिफाइंड है। तो हमारे पास इस केस में क्या है, हमारे पास जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू है माइनस के एक्स, और जो हमारे पास डी एल है वो डी एक्स और एक्स यूनिट वेक्टर के साथ डिफाइंड है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन लिमिट्स होंगी वो होंगी फाइनल टू इनिशियल, यानी एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर विद इंटीग्रेशन लिमिट एक्स एफ इंटू एक्स आई। अब ये इधर हमें डिफाइन किया गया वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग, W इज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वेयर माइनस हाफ के x1 के। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, यानी हम मास को खींचेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दौरान की तरफ, तो हमारे पास जो फोर्स होगी उस केस में F इज इक्वल टू के एक्स होगी, यानी हम ये फोर्स लगा रहे होंगे स्प्रिंग को खींचने के लिए। तो इस केस में हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी। तो उस केस के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर आएगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास फोर्स नेगेटिव नहीं होगी, वो पॉजिटिव होगी। तो उस केस में एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स इनिशियल। तो हमारे पास जो एक्स फाइनल पोजीशन है वो है x2 और इनिशियल पोजीशन x1 है। तो उससे हम लिख सकते हैं हाफ के x2 स्क्वेयर माइनस हाफ के x1 का स्क्वेयर। तो ये फोर्स है वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग। जब हम वर्क डन करेंगे स्प्रिंग के ऊपर, यानी उसे खींचने के लिए जितना वर्क डन किया जाएगा वो इससे डिफाइन हो रहा है। और वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होगा वो डिफाइन हो रहा है W इज इक्वल टू, जो हमने यहाँ से निकाला जब हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ले रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है W इज इक्वल टू हाफ के x1 का स्क्वेयर माइनस हाफ के x2 का स्क्वेयर। अब ये दोनों वर्क जो हैं आपस में नेगेटिव ऑफ ईच अदर हैं, यानी हम देखें W इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ स्प्रिंग, अगर इसे A से कह दें और वर्क डन दूसरे को B से कह दें तो WA इज इक्वल टू माइनस ऑफ WB। सो अब हम एक और इसका एग्जांपल में देखते हैं कि वर्क डन किस तरह डिफाइन होगा। अब इसकी अगर हम फिगर C में देखें, एज द स्प्रिंग रिलैक्सेस इट डज पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक। जैसा कि हम अगर जो स्ट्रेच करने के बाद अगर हम स्प्रिंग को मास को छोड़ दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है। तो अब अगर हम वर्क डन निकालना चाहें तो वो हम वही फार्मूला लगाएंगे F डॉट डी एल वाला, माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर एक्स एफ और एक्स आई। इस केस में हमारे पास जो फाइनल पोजीशन है वो x2 है और इनिशियल पोजीशन x1 है, माइनस हाफ के x2 का स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर।
अब जैसा कि इधर बयान किया गया कि इट डज़ पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक, यानी इसने एक पॉजिटिव वर्क किया ब्लॉक के ऊपर। जैसा कि हम देख सकते हैं x2 जो है इस केस में इज़ लेस देन x1, सो जो हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी वो नेगेटिव आएगी। सो W जो हमारे पास इस केस में निकलेगा वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी निकलेगी, W शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसलिए कहा गया कि ये जो इट डज़ पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक, यानी जो स्प्रिंग वर्क कर रहा है ब्लॉक पे वो पॉजिटिव होगा इस केस के अंदर। इसी तरह अगर हम डी फिगर के अंदर देखें, अ कंप्रेस स्प्रिंग आल्सो डज पॉजिटिव वर्क ऑन द ब्लॉक एज इट रिलैक्सेस, यानी जब हम स्प्रिंग को मास को छोड़ते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, जब स्ट्रेच पोजीशन से वापस जाता है तो वो अपनी मीन पोजीशन से डेविएट करके फिर एक ऑसिलेटरी मोशन शो करता है। तो यानी वो इस पॉइंट पे जाएगा, जैसा कि यहाँ से रिलीज़ हुआ यहाँ गया, फिर वापस वो इस पॉइंट पे आएगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा अपनी मीन पोजीशन पे। तो डी में अगर जब वो मीन पोजीशन से बैकवर्ड की तरफ जाता है और वापस उस जगह से रिलैक्स होकर इस तरफ जाता है, तो उस केस में वो क्या कह रहा है कि पॉजिटिव वर्क होगा उस केस में भी। तो उस केस में हमारे पास जो F की डायरेक्शन है फोर्स की, वो क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो हमारे पास F इज इक्वल टू के एक्स आ रहा है। और अगर हम देखें तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो इसी तरह हम इंटीग्रल फॉर्म से निकाल सकते हैं, F के एक्स स्क्वायर और x फाइनल और x इनिशियल से। इस केस में हमारे पास क्या है, x फाइनल जो हमारे पास है, x फाइनल पोजीशन हमारे पास x2 है, x2 का स्क्वायर और माइनस x1 का स्क्वायर, तो हमें ये एक पॉजिटिव वर्क देगा। इसी तरह अब हम स्प्रिंग की एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं और इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। जैसा कि एक जनरल हम स्प्रिंग को अपनी मेन पोजीशन से जब मूव करते हैं, डेविएट करते हैं, तो वो एक हमें एक ख़ास एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देती है। जैसे कि हमने इधर डिफाइन किया हुआ है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग है वो हाफ के एक्स स्क्वायर से डिफाइन है, जो हमने W अगर हम देखें जो वर्क डन बाय अ स्प्रिंग है उससे हम निकाल सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें स्प्रिंग जो है मास मीन पोजीशन पे मौजूद है और हम इसको जब मूव करते हैं उसकी किसी और पोजीशन पे लेके जाते हैं तो उस पोजीशन पे उसकी एक ख़ास पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसे हम U कह सकते हैं। जब वो उससे मूव बैक करता है और अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाता है तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस पॉइंट पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है, यानी इस केस में हमारे पास क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है तो अगर हम इसमें U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर जो डिफाइन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग x 0 पुट करें तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन है वो हमारे पास 0 आ जाती है। सो इस केस में वर्क डन क्या होगा, जैसे कि हमने पीछे निकाला था कि वर्क डन जो हमारा डिफाइन था W इलास्टिक्स इज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। x1 एक पोजीशन ली हुई थी उसने और x2 दूसरी पोजीशन ली हुई थी, और उस दो पोजीशंस पे हम उनको डिफरेंटली डिफाइन कर देते हैं कि जो वन पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी U इलास्टिक 1 है और जो सेकंड पोजीशन है उस पर उसकी इलास्टिक जो इलास्टिसिटी है पोटेंशियल एनर्जी है वो UE इलास्टिसिटी नंबर 2 है। तो इसको हम क्योंकि ये डिफरेंस है दो पोटेंशियल एनर्जीज का तो हमने डेल U इलास्टिसिटी की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल U EL। EL इलास्टिसिटी को शो कर रहा है स्प्रिंग की इलास्टिसिटी को। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम किस तरह डिफाइन है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हो तो वो हमें एक वर्क डन देता है जो कि डिफाइन है W टोटल इज इक्वल टू K2 माइनस K1, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है और उसकी इनिशियल क्या है, उनका डिफरेंस जो होगा वो हमें वर्क डन देगा। वो डिपेंड नहीं करता कि उस बॉडी पे कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। अब इस केस में हमारे पास क्योंकि इलास्टिक फोर्सेज एक्ट कर रही हैं स्प्रिंग के केस में, तो हम इस केस में हमारे पास जो वर्क डन होगा वो डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है कि वो डिफाइन हमने करी है कि UE1 माइनस UE2 से। तो जैसा कि हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पहले डिफाइन किया हुआ था कि W टोटल जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी से डिफाइन है। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहें तो अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास ये आ जाता है। ये सिंपल एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रिलेशन है। अगर हम देखें कि जो फाइनल एनर्जी है बिफोर आपने जो मास को रिलीज़ किया यानी स्प्रिंग को रिलीज़ किया और इनिशियल जो है उस पर जो एनर्जी है वो दोनों पॉइंट पे सेम रहेगी, यानी इनिशियल अगर हम इसको कहें टोटल एनर्जी E इनिशियल इज़ इक्वल टू E फाइनल। अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो अगर ये जो ये पॉइंट है इस पे
सिर्फ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे ज़ीरो होगी, मगर इस पॉइंट पे अगर हम देखें जो मीन पोजीशन होती है स्प्रिंग की, उस पोजीशन पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी उस केस में ज़ीरो होती है। तो ये भी हमें, ये जो इक्वेशन है ये हमें यही शो कर रही है, जिसे हम अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ सकता है कि K2 माइनस K1 प्लस, इसको अगर हम इसको दोबारा कर लें, इस इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि सिर्फ ये एक इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का कंजर्वेशन बता रही है कि हमारे पास इनिशियल एनर्जी अगर एक पॉइंट स्प्रिंग का था, कोई भी पॉइंट है जहाँ पे हम कह देते हैं इसको x1 कह देते हैं और किसी और पॉइंट पे इसको x2 कह देते हैं। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वो इक्वल होगी किसी दूसरे पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के एनर्जी के बराबर होगी। तो अगर इस पॉइंट पे हम U1 कह रहे हैं और उस पर K1 कह रहे हैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और उस पर U2 K2 कह रहे हैं, क्योंकि हमने जो है सरफेस है फ्रिक्शनलेस ली हुई है कि तो कोई डेसिपेटिव एनर्जी नहीं है और हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रह रही है। तो इसलिए ये डिफाइन कर रहा है कि एक पॉइंट पे जो हमारी टोटल एनर्जी है वो इक्वल है टोटल एनर्जी किसी दूसरे पॉइंट पे। जैसा कि हमने देखा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और ये किस तरह चेंज होती है बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मोशन के दौरान। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए हमारे ज़रूरी है कि हम किसी एग्जांपल को सॉल्व करें इसके बाद। तो इसके लिए हम देखते हैं एक फिजिकल एग्जांपल। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। A glider with mass m is equal to 0.2 kg sits on a frictionless horizontal air track connected to a spring with a force constant k is equal to 500 Newton. You pull on the glider stretching the spring 0.1 meter and releases it from the rest. The glider moves back towards its equilibrium position x is equal to 0. What is its velocity when x is equal to 0.08 meter? एक स्प्रिंग मास सिस्टम ही है, उसके अंदर हमने एक मास को जो कि 0.20 kg का है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम उसको मूव करते हैं और हमें स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है जो कि k इज इक्वल टू 500 न्यूटन है, जो कि किसी भी स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी है। अब हमने उस जो है मास को पुल किया, कितना पुल किया वो भी हमें गिवन है कि 0.1 m हमने उसको पुल किया। जैसे कि यहाँ डिफाइन है x1 जो है उसको पॉइंट दिया हुआ है कि वो 0.1 मीटर हमने उसे स्ट्रेच किया और उस पॉइंट पे हमने उसे रिलीज़ कर दिया। द ग्लाइडर मूव्स बैक टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग इसको अपनी वापस खींचेगा, जो मास है वो बैकवर्ड मूव करेगा ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। अब वो कहता है कि अगर जब मास जो होगा 0.08 मीटर की तरफ पहुंचता है, यानी ये गिवन है हमारे पास पोजीशन, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी उस पोजीशन पे हमने निकालनी है कि v2 जो होगी वो क्या वैल्यू होगी हमारे पास। हमें vx पता है क्योंकि उससे स्ट्रेच किया है उस पॉइंट पे, जब हमने रिलीज़ किया ख़ास उस इंस्टेंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं आगे। जैसा कि हमें पता है कि टोटल एनर्जी, क्योंकि इसमें फ्रिक्शनलेस सरफेस ली हुई है, टोटल इनिशियल एनर्जी इज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल फाइनल एनर्जी, यानी किसी भी पॉइंट पे हम अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं वो इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो हम पॉइंट 1 के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी वो डिफाइन होती है K1 इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर से। m हमारे पास गिवन है और क्योंकि vx हमने उस इंस्टेंट पे देखा था कि vx जो है हमने बिल्कुल जब रिलीज़ किया था उस टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ द मास है वो ज़ीरो होगा उस टाइम पे। तो हम जब वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं इस फार्मूले में 0.20 kg और 0 है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो K1 से डिफाइन है वो हमारे पास 0 आ जाती है। तो उस पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जैसे कि हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग है वो डिफाइन है हाफ kx स्क्वायर से। तो हमारे पास पॉइंट 1 के लिए हमने लिखी है u1 इज इक्वल टू हाफ kx1 स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो भी हमें गिवन है, वो डिफाइन है 5 न्यूटन मीटर से, और हमें जो x1 की पोजीशन है वो भी हमें गिवन थी, x1 इज इक्वल टू 0.10 मीटर हमें डिफाइन थी। वो हम इसमें प्लग इन करें फार्मूले में तो हमारे पास जो वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की वो 0.0250 जूल आ जाती है। इसी तरह अगर हम देखें हम सेकंड पॉइंट पे हमें डिस्टेंस उसका पता है 0.080 मीटर हमें दिया हुआ था। तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में हमारे पास क्या होगी, हाफ mv2 स्क्वायर होगी, क्योंकि हमें v2 ही निकालना है।
तो हमें इसकी इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ प्लग इन करने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमने V2 को एवेल्यूएट करना है। तो हम इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो उससे हम इस V2 को निकाल सकते हैं। तो इस केस पे जब पॉइंट U2 जो है, जो सेकंड पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वही उसी तरह कि हम उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डालें और x2 पोजीशन की वैल्यू डालें जो कि 0.080 मीटर है, जो कि हमें गिवन है। जब हम इसको वैल्यूएट करते हैं तो हमारे पास 0.0160 जाउल वैल्यू आ जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो टोटल एनर्जी है वो सेम है रहेगी इनिशियल और फाइनल एनर्जीज, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है जो K2 इज़ इक्वल टू K1 प्लस U1 माइनस U2, यानी कि जो E1 एनर्जी टोटल हम कह सकते हैं पॉइंट 1 पे इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। E1 जो हमारे पास है वो है K1 प्लस U1 इज़ इक्वल टू K2 प्लस U2। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास वो आ जाता है K2 इज़ इक्वल टू K1 प्लस U1 माइनस U2, और यही फार्मूला उसने यहाँ लिखा हुआ। तो इसमें हम वैल्यूज़ प्लग इन करें, अगर K1 हमने निकाला था, K1 हमारे पास 0 है, तो हमारे पास 0 प्लस 0.250 जाउल, जो कि हमने U1 की वैल्यू डाल दी इसमें, ये U1 की वैल्यू है। इसके बाद माइनस U2 की वैल्यू भी हमने निकाली थी 0.0160 जाउल। वो वैल्यू प्लग इन करें तो हमारे पास K2 आ जाता है 0.0090 जाउल। तो K2 हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² से डिवाइन है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है V2 जो है 2K2/m आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे हम वैल्यूज़ डाल के मास की, और जो हमने K2 की इज इक्वल टू वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द जो मास आ जाती है एट पॉइंट x2 वो होगी प्लस माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। We choose the negative route because the glider is moving in the negative direction. Our answer is V2x is equal to minus 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी कि हम कौन सा आंसर इसमें लेंगे, क्योंकि हमारा जो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इस तरह लिया हुआ और जो नेगेटिव हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्योंकि मोशन जो मास का मोशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इस केस इसलिए हमने जो वैल्यू है वो नेगेटिव चूज़ की है। जो आंसर हमारे पास आया है वो नेगेटिव की टर्म में हम लेंगे, पॉजिटिव वाला हम इसलिए निगलेक्ट कर देंगे इस केस में। जैसा कि हमने अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की एक एग्जांपल देखी है, उसमें हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स पे हम अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी निकालना चाहें, किसी मास की वेलोसिटी निकालना चाहें, अगर वो स्प्रिंग एलोंगेट हुआ हुआ है, स्ट्रेच हुआ हुआ है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम एनर्जीज़ को कंपेरिजन करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके इसी तरह एक वैल्यू निकालेंगे। Suppose that the ramp is not frictionless and the speed at the bottom is only 6 मीटर पर सेकेंड. What was the work done on him by the frictional force? अब इस केस के अंदर हमने निकालना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क डन करेगी। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि एक जो स्केटर है वो एक पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है, जो कि कर्व पाथ है। अगर पॉइंट 1 पे देखें तो हमें एक एनर्जी बार डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि उस पॉइंट पे उसकी टोटल एनर्जी अगर E है तो उस टाइम पे उसकी टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी से डिफाइन हुआ है, जो कि U ग्रेविटेशनल से डिफाइन की गई है, और उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कोई नहीं है, यानी कि उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। V1 इज इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे। इसी तरह अगर पॉइंट 2 पे जब वो देखते हैं कि वो स्लाइड करके जब नीचे आता है, और हमने कहा है कि रैम जो है वो फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, तो सेकंड पॉइंट पे जो सारी वेलोसिटी है उसके पास जो सारी उसकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उसकी उस पॉइंट पे कोई उसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद नहीं है, जो कि हम इस एनर्जी बार डायग्राम से देख सकते हैं। और इसी तरह हमने इसकी डिफरेंट पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। अगर हम डायग्राम बी के अंदर देखें तो इसके अंदर हमें उसने डिफरेंट पॉइंट्स बताया कि नॉर्मल फोर्स किस जगह एक्ट कर रही है और वेट ऑफ द बॉडी कहाँ एक्ट कर रहा है डिफरेंट पॉइंट्स पे। अगर इस पॉइंट पे देखें वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द कर्व पाथ पे एक्ट कर रही है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब द एनर्जी क्वांटिटीज़, जैसा कि हमने पॉइंट अगर हम 1 पे देखें जो कि बिल्कुल ऊपर पाथ था जो इस पॉइंट से डिफाइन है, उस पॉइंट पे हमारे पास डिफाइन थी कि वेलोसिटी इस पॉइंट पे हमारे पास 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी जैसा कि हमें पता है इज इक्वल टू हाफ mv² से डिफाइन है, तो हमारे पास पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है टॉप द पोजीशन होगी वो 0 आ जाएगा। उस पॉइंट पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो क्योंकि mgh से डिफाइन है या mgy भी कह सकते हैं आप इसे, उससे डिफाइन होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास रेडियस ऑफ द कर्व पाथ है, तो रेडियस ही हमें हाइट दे रही है। तो इस केस में यानी ये जो हाइट है
ये हमें आर डिफ़ाइन की गई है। तो हम आर को हम ये एच लेंगे या हम कह सकते हैं कि हम वाई ले रहे हैं इसे। तो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इस केस में वो डिफाइंड है एम जी आर से। मास हमें गिवन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी हमें पता है और आर रेडियस ऑफ द कर्व पाथ भी हमें पता है। तो हम अगर प्लग इन वैल्यूज़ करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप ऑफ द पॉइंट 1 पे वो 735 जॉल आ जाती है हमारे पास। इसी तरह जो बॉटम पॉइंट है जहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² से डिफाइन है, जिस पॉइंट पे हमें उसकी वेलोसिटी पता है जो कि हमें गिवन है। तो हम इसमें भी प्लग इन वैल्यूज़ करें तो हाफ mv² है तो 25 kg हमारे पास मास है और 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है इस पॉइंट पे। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है वो 450 जाउल निकलती है। जो पॉइंट 2 पे है उस पर आर जो है हमारे पास अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, यानी कि हमारी हाइट जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो उस केस में हमारे पास क्योंकि mgh है, अगर हम कहें u = mgh है या हाइट है, तो वो हमारे पास हाइट ज़ीरो है। तो हमारे पास जो u होगा वो ज़ीरो हो जाएगा इस केस में एट पॉइंट 2 पे। तो इसलिए हमारी u ग्रेविटेशनल एट पॉइंट 2 = 0 आ गया। अब हम अगर आगे देखें वर्क डन जो हमने निकालना था फ्रिक्शनल फोर्स पे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कोई भी अगर कोई अदर फोर्स एक्ट कर रही हो किसी मोशन के दौरान तो हम उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि W अदर इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि हमने डिफ़ाइन किया वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन K प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो K2 माइनस K1 हमें डिफ़ाइन है, ये हमें डेल्टा के दे रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो डेल्टा U जो हमें डिफ़ाइन कर रहा है वो U2 माइनस U1 से डिफ़ाइन हो रहा है। तो ये वर्क डन अब कोई और फोर्स लग रही है, यानी अगर हम इसको फ्रिक्शनल लेस सरफेस लेते तो हमें इस W अदर की ज़रूरत ना होती, ये हमारे इज इक्वल टू 0 के इक्वल हम कर सकते थे। अगर हमारे पास यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ना होती तो हम इसको इज इक्वल टू 0 ले सकते थे, क्योंकि हमारी एनर्जी डेसिपेट हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ा। जो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए यूज़ हो रही है, इसलिए हमारे W अदर इज इक्वल टू हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने K2 अभी निकाला है कि वो 450 जाउल है। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ भी हमने निकाली हैं, उनको अगर हम प्लग इन करें तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन कर रही है वो -285 जाउल है। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज़ -285 जाउल एंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ डिक्रीज बाय 285 जाउल। क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि हमने ऊपर से स्लाइड करके नीचे आए हैं तो हमारी जो एनर्जी है डिक्रीज़ हो रही है, यानी एक वर्क डन हमें जो मोशन को है कि एनर्जी वेस्ट आउट हो रही है फ्रिक्शनल को ओवरकम करने के लिए। तो इस केस में इसने बताया कि 285 जाउल ऑफ एनर्जी इज़ डिक्रीज, यानी जो नीचे पॉइंट पे है वो एक इतने जाउल ऑफ एनर्जी है हमारे पास कम है। यानी अगर हम पॉइंट U1 पे कहें, पॉइंट 1 की बात करें तो हमारे पास उस पर एक अगर हम U प्लस K थी कि हमारे पास टोटल एनर्जी थी, मगर जो पॉइंट 2 पे है हमारे पास जो एनर्जी बच रही है वो E टोटल से हमारे पास कम है, यानी पॉइंट 2 की बात करें। अगर इसको हम पॉइंट 1 कह रहे हैं, वो जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, और वो कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो डिफाइन हो रही है 285 जॉल से। इस लेक्चर में हमने देखा कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह एक्ट कर रहे हैं। हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में देखा कि वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्प्रिंग को देखें तो वो किस तरह डिफरेंट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वेरी कर रही है। हमने इनकी एग्जांपल्स भी देखी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। किसी नए प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।